हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सेक्रेड दर्जा रखती हैं, जैसे कारोबार और एजुकेशन और नेकी के काम, सोशल वर्क, इबादत। अगर ये किसी बीमारी के इलाज पे फोकियत ले जाएं तो बीमारी का इलाज नहीं होगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बीमारी जैसी चीज़ जैसे एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, दिल की बीमारी एकदम सरफेस पे आ जाती है कि मुझे अटेंशन दो, और हम उसको नीचे भेजना चाहते हैं, कारपेट के नीचे। और इससे काम नहीं बनता। काम बनता है जब हम इसे सबसे अहम चीज़ समझ लें, वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल। वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल कि हमें सबको आधी रात को भी जगा के को पूछे कि आजकल आपकी ज़िंदगी में वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। आधी रात को भी कुछ भी हो सकता है वो हमारी ज़िंदगी में वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल। इकोनॉमिक्स हो सकती है, हमारी मुआशियात हो सकती है, और हम हो सकता है उस तरफ तवज्जो ही ना दे रहे हो। हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ एजुकेशन हो सकती है, पर हम क्लासरूम में नहीं जाते, हम कैफेटेरिया में बैठ के तो या ब्रेकअप कर रहे होते हैं या मेकअप कर रहे होते हैं। तो कई दफ़ा जो वाइल्डली इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में सरफेस पे आ जाती है, हम उससे मुंह मोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क मांग रही होती है। एडिक्शन और दीगर बीमारियां भी ऐसे ही हैं कि ये जब सरफेस पे आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं, तो इनको तवज्जो देना पहला काम है। लेकिन ज़्यादातर लोग तवज्जो किस तरफ दे रहे होते हैं कि किसी को पता न चले कि हमारे घर में एडिक्शन है, और इस बात का भी किसी को पता न चले कि हम इलाज की जिद्दोजहद में हैं। ये जो वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल है, ये आया छुपाना है या इलाज पे फोकस देना है। और अगर उसमें हम इसको तरजीह नंबर 1 और तरजीह नंबर 2 में बांटे तो तरजीह नंबर 1 ये होगी कि हमें इलाज पे तवज्जो देनी है। तरजीह नंबर 2 ये है कि अगर हो सके तो किसी को पता ना चले, पर इससे उलट नहीं। और वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल जो है वो सडनली सरफेस पे आता है, बाज़ औक़ात कुछ अरसे के बाद वो नीचे चला जाता है। जैसे अगर आप सोचें कि एक एयरपोर्ट है जिस पे जहाज़ आ रहे हैं और जा रहे हैं, और ये तांता बंधा रहता है जहाज़ों का कि कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं जहाज़। तो जो ट्रैफिक कंट्रोलर है, एयरपोर्ट के अंदर एक रूम होता है जिसे ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। वहाँ जो ट्रैफिक कंट्रोलर है उसकी ज़िंदगी में अगर ये असूल ना हुआ कि वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल क्या हुआ, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। उसे पता होता है कि कब किसी जहाज़ को तवज्जो देनी है। मुझे बताइए कि कौन से जहाज़ पे उसकी तवज्जो होनी चाहिए, जिसने अमेरिका से, न्यूयॉर्क से टेक ऑफ किया है, या लंदन से टेक ऑफ किया है, या जो समंदर के ऊपर से ट्रैवल कर रहा है, या जो गुजरांवाला से गुज़र के लाहौर एयरपोर्ट की तरफ आ रहा है, या जो शाहदरा क्रॉस कर चुका है। तो जो लैंडिंग, जिसकी बारी है लैंडिंग की। लेकिन अगर अमेरिका से जहाज़ जो आ रहा है टेक ऑफ करके, अगर उसमें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, फिर भी हम इस तरजीह को नहीं बदल सकते। क्या फिर तरजीह को बदल सकते हैं? अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसमें हो तो हम कहें कि ये तो शदरे वाले जहाज़ में तो रशीद, परवेज़ और सलीम बैठे हैं, और उस जहाज़ में जो अमेरिका से आ रहा है उसके अंदर तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बैठा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एजुकेशन, इबादत, सोशल वर्क, कारोबार कितनी भी मुक़द्दस चीज़ें हैं, लेकिन अगर सरफेस पे एडिक्शन आ गई है तो हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी है, और हमें इधर भी तवज्जो नहीं देनी कि किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि इसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड है। हर बीमारी के साथ थोड़ा बहुत स्टिग्मा अटैच्ड होता है
लोग आमतौर पे दांतों के डॉक्टर पे जाते हैं तो इस बात को खुफिया रख के जाते हैं। लोग डायबिटीज़ के इलाज के लिए जाते हैं तो इस बात को वो खुफिया रखना चाहते हैं कि उनको डायबिटीज़ हो गई है, क्योंकि हम अपने बारे में ये नहीं सोचना चाहते कि अब हम पहले की निस्बत कुछ नक्सज़दा हैं। ऐसे सोचते हैं हम कि हमारे अंदर कोई दूसरे इंसानों की निस्बत कमी या कमज़ोरी है, और लोग महफ़िलों में कभी ये कह के स्वीट डिश से इनकार नहीं करते कि मुझे डायबिटीज़ है। उसके लिए वो या तो मोस्ट ऑफन स्वीट डिश खा लेते हैं या फिर वो कोई बहाना बना देते हैं कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ या मुझे कोई और मसला है। लेकिन एयरपोर्ट पे जो कंट्रोलर है, अगर उसको पता चले कि एक जहाज़ लैंड करने वाला है और वो शादरा से एयरपोर्ट की तरफ आ रहा है और उस दौरान उसकी बीवी का फ़ोन आ जाए और वो कहे कि आज की पकाना है, तो उसकी मुश्किलात कितनी बड़ी हो सकती हैं ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर उसको पता हो कि ये जितनी देर में मैंने बताना है कि आज क्या पकाना है, इतनी देर में जहाज़ क्रैश हो जाएगा, तो फिर वो बीवी की बात नहीं सुनेगा, वो फ़ोन को किनारे पे करके तो सीधा अपने काम की तरफ तवज्जो देगा। वाइल्डली का मतलब है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त, आंधी तूफ़ान जैसा ज़बरदस्त, आंधी तूफ़ान की तरह आपकी ज़िंदगी पे छाया हुआ है। वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये फिर कुछ दिनों के बाद नीचे आ जाता है तो एक और गोल ऊपर आ जाता है, फिर उस दिन के बाद वो नीचे आ जाता है तो एक और। तो ज़िंदगी इसी का नाम है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ इंतहाई ज़बरदस्त अहमियत अख्तियार कर जाती है और हमने सब चीज़ों को छोड़ के उधर तवज्जो देनी होती है डिसिप्लिन के साथ। लेकिन जो मुक़द्दस चीज़ें होती हैं वो नेचुरली उसमें बहुत स्ट्रॉन्गली इंटरफियर कर सकती हैं, जो अदरवाइज़ हमने लर्न कर रखा है कि ये बहुत मुक़द्दस चीज़ है। जैसे कि एजुकेशन, ये बहुत मुक़द्दस चीज़ है, लिहाजा हमारे जहन से ये बात जाती ही नहीं है कि इस पे कतई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। तवज्जो इस चीज़ पे देने की ज़रूरत है कि आया बंदा एडिक्शन से निकलता है कि नहीं। ये पहलू बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि लोग एडिक्शन को मामूली बीमारी समझते हैं, और दूसरी स्टेटमेंट यह है कि एडिक्शन बहुत ही गैर मामूली बीमारी है। लोग समझते हैं कि नशा छोड़ना बहुत आसान है। बाज़ औक़ात हमें फ़ील होता है कि आप ये काम जब हमारे सुपुर्द करते हैं तो 2 दिन बाद पूछते हैं कि ठीक नहीं होया, या 8 दिन में ठीक हो जाएगा। रेगुलरली हमें पूछा जाता है कि 8 दिन तक ठीक हो जाएगा। तो लोग समझते हैं कि नशे की बीमारी से निजात पाना बहुत आसान है, लोग समझते हैं कि नशे की बीमारी से निजात पाना बहुत मुश्किल है। एट द सेम टाइम कभी हमें यह मुश्किल लगता है, कभी हमें आसान लगता है। लिहाजा हम समझते हैं कि ये एक टेम्परेरी सा फेज़ है, कहीं इसकी वजह से बाद में एजुकेशन कहीं नामुकम्मल ना रह जाए, बाद में कहीं इसकी यूनिवर्सिटी में हाज़िरी कम ना पड़ जाए, बाद में इसकी वजह से कहीं इसकी शादी डिले ना हो जाए, और एक दर्जन उनके ख़्याल में चीज़ें होती हैं जिनको साथ साथ लेके चलना होता है, यानी थोड़ा थोड़ा आगे सिरकाना होता है। बहुत सारे CEOs भी ऐसे करते हैं कि वो कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं और हर प्रोजेक्ट को थोड़ा थोड़ा आगे सिरका रहे होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज़ हार्ड वायर्ड टू डू वन थिंग एट ए टाइम। इंसान के दिमाग की वायरिंग ही ऐसे हुई है कि कोई भी जो पेचीदा काम है, जो कि अहम है, वो एक वक्त में एक हो सकता है। इसकी एक मिसाल आप ये भी समझ सकते हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप कई काम गाड़ी से मुतल्लिका, ड्राइविंग से मुतल्लिका एफिशिएंटली कर रहे होते हैं। एक फ़ज़ा है जिसका आप जायज़ा ले रहे होते हैं और अपने हाथ पाँव से कुछ मनूवरिंग कर रहे होते हैं।
सड़क पे नज़र होती है सिग्नल को और वाकिफ़कारों को आप देख रहे होते हैं और आप बड़ी कंफर्टेबली गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन सडनली एक टेलीफोन कॉल बीच में आ जाती है और आप वो टेलीफोन कॉल जब रिसीव करते हैं तो फिर आप अगली गाड़ी के बम्पर पे नज़र रख लेते हैं। आपका आसरा अगली गाड़ी का बम्पर होता है और आप उससे कुछ मुनासिब सा फासला रख के सेफ्टी को जहन में बिठा लेते हैं और चलना शुरू हो जाते हैं। अब पहली किस्म की ड्राइविंग और दूसरी किस्म की ड्राइविंग जो अब आप कर रहे हैं तो उसमें क्या फ़र्क है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपके घर में वाईफाई हो और आप 9 लोग उसको बेहक वक्त इस्तेमाल कर रहे हों और वीडियो डाउनलोड कर रहे हों तो उस वाईफाई का क्या बनेगा। और अगर आपके घर में वाईफाई हो और आप एक ही जगह उस वाईफाई को एक ही मकसद के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो तो ज़्यादातर जो वाईफाई बैठता है, कभी आपने देखा कि जब गुलबर्ग की तरफ से इधर आते हैं तो नहर क्रॉस करने से पहले आपका वाईफाई गायब क्यों हो जाता है? वो तो वजह ये होती है कि वहाँ रश इकट्ठा हो जाता है और वो रश फिर ख़त्म होता है कनेड कॉलेज के बाद, और उस दौरान छोटे से एरिए में सैकड़ों गाड़ियों में सेल फ़ोन होता है और वो 3 कंपनियों का वाईफाई यूज़ कर रहे होते हैं, 3 कंपनियों का, और वो बट्टा बैठ जाता है, आपकी डाउनलोडिंग या आपका कोई भी ये मसला कमज़ोर पड़ जाता है। तो आप समझ लें कि इसी तरह हमारा जो दिमाग है जिसमें बिलियंस ऑफ सेल्स हैं और वो बड़ी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे मसाइल पे तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी सही होना ज़रूरी है। अगर हमारे दिमाग में ये बात होगी कि एडिक्शन दी खैर है, हालांकि काफ़ी वक्त है, अभी तो मैं 20 साल का हूँ, एडिक्शन की अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं 60 साल का हूँ, अब तो मेरे सुधरने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो कोई ना कोई बहाना जब हम ढूंढ लेते हैं एडिक्शन को पसे पर्दा डालने के लिए तो उससे हादसात जन्म लेते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि ड्रग यूज़ करना, शराब पीना, हेरोइन पीना, चरस पीना स्टिग्मेटिक है, लेकिन इनका इलाज भी हम स्टिग्मेटिक समझते हैं। ये कंफ्यूजिंग चीज़ है। दिल की बीमारियां हमेशा मुमताज़ रहीं। आप बता सकते हैं कि क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कंफ्यूज है और दिल की बीमारियां ज़्यादातर CEOs को होती थी या होती है, उन लोगों को जो मुमताज़ लोग होते हैं, क्योंकि उनको दिल की बीमारियां होती हैं तो फिर जो मुमताज़ लोगों को बीमारी होती है उसका डॉक्टर भी मुमताज़ होता है। दूसरी तरफ जो नशे की बीमारी है या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, चूँकि इन बीमारियों के साथ स्टिग्मा अटैच्ड है तो इनके जो प्रोफेशनल हैं वो भी इतने मुअज़्ज़ज़ नहीं समझे जाते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना कि इज़्ज़त मुआशरे में किसी चरस पीने वाले की, शराब पीने वाले की, नशा करने वाले की है, इतनी की इज़्ज़त मुआशरे में उसके मुआलिज की होगी, क्योंकि वो उसके साथ अटैच है। आपको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है जब आपका बच्चा पढ़ाई की बजाय कुछ और कर रहा होता है। ये आपका रोज़मर्रा एक्सपीरियंस है कि आप चाहते हैं कि वो बैठ के पढ़े और वो गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है पैकेज लेके रात को 11 बजे, और वो कोई ऐसा काम कर रहा होता है जो कि आपको पसंद नहीं, प्रायोरिटी नंबर 2 पे लगा होता है, और आप क्या समझते हैं उसकी प्रायोरिटी? पढ़ाई, एजुकेशन। लेकिन जब भी वालिदैन को अल्योर करना होता है, किसी चीज़ की तरफ अल्योर करना होता है, उनको रागिब करना होता है, तो फिर बच्चा पढ़ाई को बीच में लाता है। वो कहता है मेरी पढ़ाई दा की बनेगा, तुसी मैनू इंडोर कराया है तो वो मेरा इम्तिहान दा की बनेगा अगले महीने। और वालिदैन फिर जो है उनको वो फ़ौरन ज़हन में आ जाता है कि पढ़ाई बहुत अहम है और इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है। लेकिन याद रखें, प्रायोरिटी नंबर 1 विच इज़ वाइडली इम्पॉर्टेंट गोल, और प्रायोरिटी नंबर 2 जो कि वाइडली इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट कैन वेट। तो गौर रखें कि कब प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो आपने अचीव कर लिया है और प्रायोरिटी नंबर 2 पे शिफ्ट होना है। और आपकी ज़िंदगी में हमेशा प्रायोरिटीज़ होती हैं जिनको क्लियरली विजिबली देखना ज़रूरी है कि ये प्रायोरिटीज़ हैं।
और जो वाइडली इंपॉर्टेंट गोल होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वेरी सिंपल, कि ये वो चीज़ है कि अगर आपने हासिल नहीं की तो फिर जो कुछ भी हासिल करेंगे वो बेकार है। ये नशे की बीमारी का जो स्टिग्मा है, ये काफ़ी वाइडली इंपॉर्टेंट गोल है और ये इलाजों में खलल डालता है, ये ज़िंदगियों में खलल डालता है। स्टिग्मा से मुराद ये है किसी चीज़ के साथ कोई मनफी चीज़ का तासुर बनना, बदनामी। यानी नशे के हवाले से सदियों से बदनामी है, जो कि एक्यूमुलेटेड बदनामी है, और नशा करना स्टिग्मेटिक है। और इंसान की कंफ्यूज होने की निशानी यह है कि वो नशे से मुतल्लिका हर चीज़ को स्टिग्मेटिक समझता है, चाहे वो इलाज जैसी आला चीज़ क्यों ना हो। जनरली आप देखिए कि रीहैब में जाना भी स्टिग्मेटिक समझा जाता है। रीहैब में जाना, किसी बंदे के बारे में, किसी दोस्त के बारे में पता चले कि वो रीहैब में गया है तो उसके तमाम दोस्त उसको कहते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत थी। आपको पता है वो क्यों कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी जाने की? क्योंकि उनके अपने स्टैंडर्ड से उनका दोस्त ठीक था, उनका जो तोता पिंजरे में चला गया था वो ठीक था, और उनकी सोच ये होती है कि खामखा हमारे दोस्त को तकलीफ़ हुई। क्योंकि जो स्टिग्मा है, जो बदनामी है रीहैब से मुंसलिक, वो एक्चुअली दो वजह से है। एक तो हिस्टोरिकली 300 साल पहले जब रीहैब्स का आगाज़ हुआ तो वो पसमानदा थे, और दूसरी बात, चूँकि नशे से मुतल्लिका हर चीज़ कुछ ना कुछ बदनामी का पहलू रखती है। आप देखें कि शादियों ब्याहों में मेहंदियों पे शराब को छुपा के रखा जाता है। किसी गाड़ी की डिग्गी में एक बंदा जाता है तो वो लेके आता है, तो दूसरा बंदा जा रहा, बड़ी आनियाँ जानियाँ लगी होती है। तो खुल के नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये स्टिग्मेटिक है हिस्टोरिकली, और उससे फिर मुंसलिक हर चीज़ स्टिग्मेटिक है। और आपको पता है कि आपका जो पहला कांटेक्ट था विलिंग बेस के साथ वो कितना मुश्किल था और कितना डिलेड था। मुझे कई दफ़ा फैमिलीज़ बताती हैं कि मैं 5 साल से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। लोगों ने मेरी सैकड़ों वीडियोस देखी होती हैं और फिर कभी उनको हौसला होता है कि वो यहाँ पे आएँ। सैकड़ों वीडियोस देखने के बाद, टोटल कोई 7000 वीडियोस हैं, पर जब कोई 500 वीडियोस देख लेता है तो फिर वो कहता है मेरा ख्याल जाना ही चाहिए। बहुत मुश्किल होता है, मन के कदम होते हैं, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग घर से आते हैं अभी चक्कर ला के चले गए। वो देखते हैं कि कोई यहाँ धमाके तो नहीं हो रहे, और वो आहिस्ता आहिस्ता फेमिलियर हो के तो फिर हौसला करके, फिर टेलीफोन पे रब्ता करके, फिर किसी न किसी तरीके से ये काम होता है। लेकिन आप बता सकते हैं कि आपका जो रीहैब एक्सपीरियंस है उसमें लर्निंग का जो पहलू है, उसमें जो टॉपिक्स डिस्कस हो रहे होते हैं, वो हमारे पेशेंट्स के अलावा आपके लिए ज़िंदगी में कितने कारआमद होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को किस तरह मज़ेदार बनाते हैं। जो टॉपिक्स डिस्कस हो रहे होते हैं, आपको छोटे छोटे टिप्स मिल रहे होते हैं कि 4 साल के बच्चे से ऐसे डील करें, या फ़लाँ से इस तरह मुश्किलात को हल करें। कौन सी ऐसी बात यहाँ हो रही है कि जो मनफी है और लोगों को पता न चले? हमारी जो मोटिवेशन है वो हमारे मूड के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होती है। मिसाल के तौर पर रिसेंटली मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कोरोना से गुज़रने का, तो मैं वो बंदा जो अपने काम के एक एक लम्हे को, एक एक हिस्से को, एक एक साइड को बहुत पसंद करता हूँ। उन दिनों में जब पहले कोई 10 दिन थे कोरोना के, तो मेरा बिल्कुल कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉल भी मैं ऐसे उठाता था जैसे मनों का बोझ उठा रहा हूँ, और मेरा बात करने को भी जी नहीं चाह रहा था। मुझे लगता था कि मेरी हड्डियों से जो गोश्त है वो जैसे जुदा हो रहा है अंदर ही अंदर। इतनी तकलीफ़ दे बाज़ औक़ात बीमारी होती है और उससे आपका मूड डिस्टर्ब होता है। और इसका हल है कि अपने मूड को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दुनिया में समझ लिया जाए। तो कुछ लोगों को ये बहुत तंग करता है, तो मुझे इसने, और थैंक गॉड उसमें एक एलिमेंट था ओवर स्लीपिंग का, कि मुझे नींद बहुत आती थी,
और मैं 15 घंटे तकरीबन रोज़ सोता था। उस दौरान मेरा मूड जो है वैसे ख़राब नहीं था, किसी और शख्स के साथ ख़राब नहीं था, जिन लोगों से मेरा वास्ता था वो ठीक था अपनी जगह, लेकिन काम करने को दिल नहीं कर रहा था, जो कि मैं हैरान था कि हो क्या गया है। और मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि ये कोरोना की वजह से मेरी काम से दिलचस्पी ख़राब हुई है। और रूटीन में जो सुबह 8:45 से 9:15 तक कॉलें आती हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मरी से, तो मैं उनको कहता था बस मुख्तसर बात करें। अगर वो मुझे पूछते थे क्या हाल है तो मैं कहता था असल बात करें, मतलब जो आपने पूछना है वो पूछ लें कि कितने यूनिट इंसुलिन के और कौन सी दवाई और कौन सा कैसा, और उसका मुख्तसर सा जवाब देना। और वो परेशान थे कि मुझे हो क्या गया है। और चंद दिन गुजरने के बाद जब वो ठीक हो गया तो सब मूड भी ठीक हो गया और काम भी ठीक हो गया, और पहले से ज़्यादा काम करने का एक बाउंस बैक करने का जो एक एलिमेंट है वो सामने आना शुरू हो गया। अपने मूड को अपना सबसे कीमती असासा समझे, ये है वो असल चीज़ जिसे टारगेट करने की ज़रूरत है। मीनार पाकिस्तान की रजिस्ट्री में कर दूं आपको, या कोई दुनिया में आपको वेकेशन पे भेज दूं, हकीकत में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आपको दुनिया की बेहतरीन डिश अच्छी नहीं लगेगी, आपको कोई शय अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप मेरे कहने पे फ़कत 1 महीना अपने मूड को टारगेट कर लें कि मेरा मूड मेरी सबसे कीमती चीज़ है, कीमती असासा है, और मैंने किसी बंदे को इजाज़त नहीं देनी कि वो मेरे मूड पे असरअंदाज हो, और मैंने अपने आप को भी इजाज़त नहीं देनी कि मैं अपना मूड ख़राब करूं। और मैंने कम से कम 1 दर्जन ऐसी चीज़ें करनी है कि जो मूड को अच्छा करने वाली होती हैं। पैदल चलना, कि पैदल जो चलता है अबाउ 10,000 स्टेप्स पर डे, उसको 80% मूड की मुश्किलात तो ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ पैदल चलने, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी चीज़ है कि सही टाइम पे सोना, यानी इससे ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ कोई नहीं हो सकती कि आप 9 बजे सोएं, जो कि अब आप अपने ख़ानदान में से कोई बंदा ला के मुझे नहीं दिखा सकते कि जो रात 9 बजे सोता हो, है कोई बंदा। तीसरी चीज़ जो प्रोटेक्ट करने वाली है वो डाइट है, सस्ती डाइट। अगर आप नेचर के करीब डाइट लेते हैं और सस्ती डाइट लेते हैं, दालें, सब्जियां, तो ये मज़ेदार भी आपको लगेंगी, एनर्जाइज भी करेंगी और आपके मूड को भी अच्छा करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है वो चौथी चीज़ है कि इंसानों के साथ अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, मोहब्बत के पीछे ज़्यादा ना पड़े। ये जो हम मोहब्बत के पीछे पड़े रहते हैं ना, ये कोई कारामद चीज़ नहीं है कि आई लव यू और आई लव यू टू मच, और वो कहते हैं आई लव यू टू। ये सारी चीज़ें कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। पिछले दिनों मेरा नवासा आया मुझे मिलने, तो उस दिन उसकी सालगिरह थी, तो मैंने उसे कहा कि आई लव यू, कहता है ठीक है जी। तो ठीक था ना, मैं उसको लगा कि भाई एक नाना अपने नवासे से प्यार ही करेगा ना, तो वो मतलब उसने कोई डिडंट मेक इट ए बिग डील, क्योंकि सारे बच्चे रियलिस्टिक होते हैं, मैटर ऑफ फैक्ट होते हैं। ये हम उन्हें सिखाते हैं रियाकारी, मुनाफकाना रवैये, जितनी गड़बड़े हैं बच्चों को सब हम सिखाते हैं। मोहब्बत को थोड़ा डी एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट को थोड़ा ऊपर ले जाने की। शायद मोहब्बत और रिस्पेक्ट जो है ये एक दूसरे के एनिमीज़ है, क्योंकि मुझे बज़ाहिर यूँ लगता है कि जिनसे हम बड़ी मोहब्बत के दावे करते हैं उनको हम बहुत खपाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रिस्पेक्ट जितनी ज़बरदस्त चीज़ कोई नहीं है और वो डैमेज नहीं करती। मोहब्बत को मैंने देखा है कि वो डैमेज करती है, क्योंकि जब घरों में लोगों को पता होता है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो वो वीटो पावर के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। उन्हें पता होता है कि हम उनसे जो मोहब्बत करते हैं वो हमें उनके ताबेदार बनाएगी, उनकी बातें मानने पे मजबूर करेगी, क्योंकि वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल में कांस्टेंट वाली कोई बात नहीं है, वो हमेशा चेंज हो जाएगा। और आप किसी चीज़ पे जब काबू पा लेंगे
तो आपको खुद ब खुद एक चीज़ उभर के उसके ऊपर आ जाएगी कि अपनी शक्ल दिखाएगी कि ये काम है जो कि मुझे अब करना चाहिए, प्रायोरिटीज़ अपनी सीधी रखनी चाहिए। अच्छा, आपने भी वाइल्डली इम्पॉर्टेंट के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की थी कि आखिरकार आपने ये समझ लिया कि आपको एक बेटा चाहिए जो कि ड्रग फ्री हो। आपको ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो पीएचडी और ड्रग्स करता हो, क्योंकि हमारे पेशेंट्स का ज़्यादातर ख्याल है कि डॉक्टर साहब ड्रग्स और पीएचडी या ड्रग्स और कारोबार या ड्रग्स और बाकी काम चल सकते हैं इकट्ठे। ये गलतफहमी सहारा दिए रखती है कि हम बच बचा के ये दोनों काम कर सकते हैं, रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, यानी हम ये काम कर सकते हैं पर ऐसा हो नहीं सकता। हमें बहरहाल ये ड्रग्स वाले इशू को हेड ऑन लेने की ज़रूरत है। और मैं एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दूं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जितनी डेवलपमेंट हुई है एडिक्शन के फील्ड में, और पहले एडिक्शन से मुराद ली जाती थी हेरोइन, चरस, शराब। अब एडिक्शन एक वसी पस मंज़र में देखी जाती है, आदात के पहलू से भी एडिक्शन देखी जाती है। इवन खाना लोग ज़्यादा खाते हैं तो ये भी एडिक्शन है, काम ज़्यादा करते हैं तो ये वर्कोहलिज्म है, क्योंकि दिमाग का जो हिस्सा एडिक्शन से मुतासर होता है वो केमिकल, नॉन केमिकल या सब्सटेंस, नॉन सब्सटेंस, कोई भी एडिक्शन के अंदर जा सकता है और सबका अंजाम ख़राब है। यानी किसी चीज़ को भी अगर हम करी जाएंगे जो कि नहीं करने वाली, तो उसका जो एक इफ़ेक्ट होगा, साइड इफ़ेक्ट जो होगा वो क्यूमुलेटिव होगा। याद रखें कि एडिक्शन का जो साइड इफ़ेक्ट है, यानी जो तकलीफ़ें हैं, यानी ड्रग्स करते हुए जो ज़िंदगी में ख़राबियाँ होती हैं, ये अक्यूमुलेटिव होती हैं, इसके ढेरों के ढेर लग जाते हैं। जैसे कई दफ़ा शहर में सफाई नहीं की जाती तो ढेरों के ढेर लग जाते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है गुजारा करना, और बहुत बुरे हालों में लोग एडिक्शन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजारते रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री पढ़ी है, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग तारीख़ में एडिक्शन का शिकार रहे और जो उनकी ज़िंदगी का इंजॉयमेंट का टाइम था वो बहुत मिज़रेबल होके गुज़रा। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।